CH-219 महामारी का असली कारण। आरव और अनिरुद्ध छुटकी की बात सुनने के लिए एक दूसरे के बगल में बैठ गए। ये जहरीले चूहे काफी अनोखे हैं। ये डीमन चूहों से बिल्कुल अलग और बहुत कम मिलने वाली प्रजाति हैं। ये बहुत कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा था तो मुझे लगा था कि अभी तक इनकी प्रजाति विलुप्त क्यों नहीं हुई है। अब मुझे पता चला कि ये खास तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, छुटकी ने कहा। आरव समझ गया था कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसने आगे बोला, कोई इन जहरीले चूहों के खून से ब्लड सीरम बना रहा है, जिसकी वजह से ये महामारी शुरू हुई है। छुटकी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जो जानकारी मुझे दीदी ने दी थी, उसके हिसाब से जो 2 लाशें सबसे पहले शहर में मिली थी, उन्होंने स्वपन नगरी आने से पहले धवल शहर से ब्लड सीरम्स खरीदे थे। ये वायरस उन्हीं ब्लड सीरम से फैला है। इन सीरम्स का प्रोडक्शन स्ट्रिक्टली मैजिक एसोसिएशन के हाथ में होता था, इसलिए ये तो नामुमकिन था कि कोई सीरम्स बनाने के लिए गलती से कोई गलत इंग्रेडिएंट ले आए। इसका साफ मतलब ये था कि किसी ने मैजिक एसोसिएशन के साथ मिलकर इन डिफेक्टिव ब्लड सीरम का मास प्रोडक्शन करवाया था। वैसे तो इन ब्लड सीरम्स का असर भी वही होता था जो आम ब्लड सीरम्स का होता था, लेकिन किसे पता था कि जहरीले चूहों का डिफेक्टिव खून महामारी बनकर सबके सामने आएगा, वो भी इतनी खतरनाक महामारी जो पूरी स्वपन नगरी को अपनी चपेट में ले लेगी। और ये महामारी सिर्फ उन लोगों को नहीं हो रही थी जिन्होंने उस ब्लड सीरम का इस्तेमाल किया था, बल्कि उन लोगों से दूसरे लोगों में भी फैलती जा रही थी, और कुछ ही दिनों में ये स्वपन नगरी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन गई थी। आरव और छुटकी ने आखिरकार महामारी के असली सोर्स का पता लगा ही लिया था। उस महामारी का विराट काले सांप से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि जिस महामारी का जिम्मेदार वो विराट काले सांप को ठहरा रहे थे, वो इंसानों ने ही बनाई थी। अब छुटकी और आरव के लिए अगला कदम ये पता लगाना था कि वो आखिर कौन था जिसने इतना घिनौना काम किया था और हीली ब्लड सीरम बनाने में जहरीले चूहों के खून का इस्तेमाल क्यों किया था। छुटकी और आरव ने जो भी कुछ पता लगाया था, उन्होंने वो सब ईशाना को बता दिया। उनकी बात सुनने पर ईशाना ने भी उन्हें कुछ नया बताया। ब्लड सीरम का जो पहला बैच बना था, वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर संतोष की वाइफ सुपरवाइज कर रही थी। लेकिन वो लोग तो ये बखूबी जानते थे कि मिस्टर संतोष इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकते थे, और ना ही उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो ब्लड सीरम बनाने के लिए जहरीले चूहों के खून का इस्तेमाल करें। ये सब बातें उन्हें सिर्फ एक ही इंसान की तरफ ले जा रही थी, और वो थे मंत्री पीडी। अगर मंत्री पीडी ने सच में ये सब किया था, तो इससे साफ हो गया था कि वो अचानक मंत्री राजेश के साथ क्यों मिल गए थे। आखिर उन्हें महामारी का जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई तो चाहिए था, और मंत्री राजेश ने सही समय पर सब कुछ विराट काले सांप पर थोप दिया, जिससे मंत्री पीडी को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। यही कारण था कि वो विराट काले सांप को मारने में इतनी जल्दबाजी कर रहे थे। मंत्री पीडी ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। आरव, छुटकी, अनिरुद्ध, ईशाना और मीरा फिर से पश्चिमी झील पर मिले। जब आरव ने सबको सब कुछ बताया तो मीरा गुस्से से लाल हो गई। उसके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मंत्री पीडी इस महामारी के लिए जिम्मेदार होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी गलती मानने की जगह उन्होंने आम लोगों के डर का फायदा उठाया और सब कुछ विराट काले सांप पर थोप दिया। मीरा समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। देखो, मैं तो कहता हूँ कि जब हम सब कुछ जान ही चुके हैं तो हमें जल्द से जल्द मंत्री पीडी को गिरफ्तार करवा देना चाहिए, अनिरुद्ध ने कहा। एक मंत्री के पास मैजिक कोर्ट के मेंबर्स से कहीं ज्यादा शक्ति होती है, उन्हें गिरफ्तार करवाना इतना आसान नहीं होगा। पहले हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मंत्री राजेश विराट काले सांप को जिंदा छोड़ दे। विराट काला सांप पहले ही बहुत कमजोर है, अगर उसे और टॉर्चर किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आरव ने कहा। ईशाना भी आरव की बात से सहमत थी। एक मंत्री को गिरफ्तार करवाना इतना आसान नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके पास इस बात का कोई खास सबूत भी तो नहीं था कि उन डिफेक्टिव ब्लड सीरम के पीछे मंत्री पीडी का ही हाथ था। जब तक मिस्टर अनंत पीडी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जमा कर लेते, तब तक वो लोग इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। मीरा गुस्से से पागल हो रही थी। असली गुनहगार का पता चलने के बाद भी वो लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग विराट काले सांप को बचाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी ईशाना के पास किसी का फोन आया। फोन रखने के बाद उसने कहा, मिस्टर संतोष ने सजा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और ये खबर आग की तरह फैल चुकी है। मतलब कि जो ब्लड सीरम पश्चिमी किले में भेजे गए थे, वो सब डिफेक्टेड थे। इसका मतलब वहां भी महामारी फैलना लाजिमी है। अगर हमें पहले पता होता कि वो ब्लड सीरम इस महामारी की जड़ है, तो हम उन्हें वहां पहुंचने ही नहीं देते, आरव ने कहा। अब तो सच जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री पीडी ने खुद को बचाने के लिए पूरा टेकरा मरे हुए मिस्टर संतोष पर फोड़ दिया है। पूरे पश्चिमी किले में महामारी फैल चुकी है और हमारी डिफेंस की धज्जियां उड़ गई हैं। सफेद जादुई बाजों की सेना कभी भी हम पर हमला कर सकती है। स्वपन नगरी पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ईशाना ने कहा। ये बोलते बोलते ईशाना पश्चिम में डूबते हुए सूरज की तरफ देख रही थी।
पूरा आसमान सुर्ख लाल हो गया था, मानो वो आने वाले युद्ध की भयानक स्थिति के बारे में बता रहे हों। जब सूरज लगभग पूरी तरह से डूब गया, सफेद जादुई बाजों ने उसका फायदा उठाया और अपने घोंसलों से बाहर उड़ने लगे। वो अब फिर से पश्चिमी किले की तरफ बढ़ रहे थे। आसमान में जितनी रोशनी बची थी, उसमें अब सिर्फ सफेद पंखी दिखाई दे रहे थे और वो बादलों की तरह लग रहे थे, इतने बड़े बादलों की तरह जिन्होंने पूरे आसमान को ढक लिया था। ये सफेद जादुई बाजों का झुंड एक बार फिर आक्रमण करने के लिए पश्चिमी किले की तरफ बढ़ रहा था। आसमान में ये नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। सफेद जादुई बाजों ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने दावत पर बुलाया हो और वो तेजी से अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हों। इंसानी बस्ती तक पहुंचने के लिए वो बर्फीले पहाड़ों को पार कर रहे थे, जंगलों को पार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की सबसे स्ट्रांग डिफेंस लाइन महामारी के चलते निस्तानाबूद हो चुकी थी। जितने भी बैटल मैजिशियंस बचे थे, सब इकट्ठे हो गए थे और डिफेंस टावर्स पर कतारों में खड़े थे। ज्यादातर प्राइमरी और इंटरमीडिएट मैजिशियंस उन उड़ने वाले डीमन बीस्ट को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, और देखा जाए तो पश्चिमी किले के ज्यादातर बैटल मैजिशियंस अभी प्राइमरी और इंटरमीडिएट रैंक के ही थे, जिस वजह से स्वपन नगरी और पास के शहरों पर खतरा बढ़ गया था। इसीलिए एडवांस मैजिशियंस को डिफेंस टावर्स पर भेजा जा रहा था, जो असलियत में उन सफेद जादुई बाजों को सेफ जोन में आने से रोक रहे थे। कई सारे मैजिशियन पश्चिमी किले के ऊपर आसमान में भी उड़ रहे थे। गरुड़ पक्षियों के बिना तो कई एडवांस्ड मैजिशियन युद्ध में शामिल भी नहीं हो पा रहे थे। सबके चेहरे फिक्रमंद थे। देखा जाए तो वो उन सफेद जादुई बाजों की सेना से डरे हुए थे। उनकी गिनती मैजिशियंस से कहीं ज्यादा थी। मामला इतना संगीन हो गया था कि एडवांस्ड मैजिशियंस भी युद्ध में अपनी जान गंवाने से डर रहे थे। एक बार फिर इंसानों और उड़ने वाले डीमन बीस्ट के बीच युद्ध का आगाज हो गया था। बदकिस्मती से इस बार इंसानों की गिनती काफी कम थी। देखने पर तो युद्ध एक तरफा सा लग रहा था, लेकिन फिर भी इंसानों ने हार नहीं मानी। लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारे आम इंसान थे जो मैजिशियंस नहीं थे। अगर किसी तरह सफेद जादुई बाज सेफ जोन में आ जाते तो ना जाने कितने बेबस लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। पश्चिमी किले के मेन मीटिंग रूम में मंत्री राजेश एक खिड़की से आसमान का पूरा नजारा देख रहे थे। उनके चेहरे के हाव भाव काफी गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और फिर उसे बुझा दिया। हरप्रीत, युद्ध के लिए मेरे साथ चलो, मंत्री राजेश ने कहा। लेकिन मंत्री जी, आप कैसे युद्ध पर जा सकते हैं? एक शाही गार्ड ने पूछा। अब मेरे पास युद्ध में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो उस रूलर क्लास बीस्ट का मुकाबला कौन करेगा? मंत्री राजेश ने कहा। बात तो सही है, ना सिर्फ हमें सफेद जादुई बाजों की पूरी सेना का मुकाबला करना है, बल्कि एक रूलर क्लास बीस्ट से छुटकारा पाने का रास्ता भी ढूंढना है, आर्मी एडवाइजर ने कहा। चारों मैजिशियंस ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो उस रूलर क्लास बीस्ट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मिस्टर अनंत ने मंत्री राजेश की तरफ देखा और फिर आर्मी एडवाइजर की तरफ निगाह करके बोले, सफेद जादुई बाजों ने हम पर बहुत ही खतरनाक आक्रमण किया है। क्या किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि जो डीमन बीस्ट अब तक बर्फीली पहाड़ियों के जंगलों में शांति से रहते थे, अब अचानक हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये डीमन बीस्ट भी बहुत चालाक होते हैं। वो हमारी कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि महामारी के कारण हमारी लाइन ऑफ डिफेंस बहुत कमजोर हो गई है। वो इतने बड़े मौके को अपने हाथ से निकलने कैसे दे सकते हैं? वो तो हमेशा से ही हमारे शहर पर कब्जा करना चाहते थे। वो अब तक बस इसीलिए शांत थे ताकि हम उन्हें खतरनाक मानना बंद कर दें और अपनी सुरक्षा कम कर दें। इसीलिए जैसे ही उन्हें सही मौका मिला, उन्होंने तुरंत हम पर हमला बोल दिया, पश्चिमी किले के आर्मी एडवाइजर ने कहा। मंत्री राजेश ने मिस्टर अनंत से पूछा, अनंत जी, आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ जानते हैं? मेरी सबॉर्डिनेट ईशाना को कुछ जवान और बहादुर मैजिशियन से इस महामारी का सारा सच पता चल गया है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि इंसानों का ही बनाया हुआ काल था, बूढ़े मिस्टर अनंत ने अपनी बुलंद आवाज में कहा। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि इंसानों का ही बनाया हुआ काल था। उनकी आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज रही थी। ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए थे। आनंद जी, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आर्मी एडवाइजर ने पूछा। सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी किले में महामारी उन ब्लड सीरम से फैली है जो यहाँ धवल शहर से मंगाई गई थी। उन ब्लड सीरम में जहरीले चूहों का खून था। जब इस वायरस ने मैजिशियंस की बॉडी पर असर दिखाना शुरू किया तो ये धीरे धीरे आम लोगों में भी फैलने लगा और इसने एक महामारी का रूप ले लिया, मिस्टर अनंत ने कहा। इससे पहले कि मिस्टर अनंत अपनी बात पूरी कर पाते, मंत्री पीडी ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, इस वक्त हमें इन सारी बातों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी सफेद जादुई बाजों से लड़ना ज्यादा जरूरी है। महामारी की बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। मिस्टर अनंत ने गुनहगार मंत्री पीडी की तरफ देखा और हंसकर बोले, शायद ये बात सारे लोग नहीं जानते, लेकिन सफेद जादुई बाज हम पर सिर्फ महामारी के कारण ही हमला कर रहे हैं। जहरीले चूहे सफेद जादुई बाजों का मनपसंद खाना है। वो उनका रूपांतरण खून इस्तेमाल करके और शक्तिशाली बनते हैं।
इसलिए जहाँ से भी सफेद जादुई बाजों को जहरीले चूहों की बू आती है वो किसी भी कीमत पर उनका शिकार करते हैं। शहर में कई सारे लोग महामारी से ग्रसित हैं और उनके खून में जहरीले चूहों का खून मिल गया है। मिस्टर अनंत एक पल के लिए रुके। उनकी नजरें अब भी मंत्री पीडी पर थी, जिसके घमंड के कारण ये सब हुआ था, और फिर भी वो मिस्टर संतोष को बलि का बकरा बनाकर मीटिंग रूम में सबके सामने सिर उठाकर खड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी गलती का टेकरा विराट काले सांप के सिर पर भी फोड़ दिया था। मिस्टर अनंत तो उन्हें इसी वक्त सजा देना चाहते थे। सफेद जादुई बाजों ने हम पर अचानक इतना खतरनाक आक्रमण इसलिए किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि हर इन्फेक्टेड इंसान एक जहरीला चूहा है, एक रिसोर्स है जो उन्हें पहले से और ताकतवर बनाएगा, मिस्टर अनंत ने गुस्से में कहा, और उनकी बात सुनकर सब बुरी तरह से दंग रह गए थे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सफेद जादुई बाज हम पर सिर्फ इसीलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड लोगों का शिकार करना चाहते हैं? मंत्री राजेश को अब भी इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हाँ, सही समझे आप। क्या आपने ध्यान दिया कि सफेद जादुई बाज पश्चिमी किले को नहीं तोड़ रहे हैं? जब से हमने सारे इन्फेक्टेड पेशेंट्स को धवल शहर और किले से स्वपन नगरी में भेजा है, तब से उनकी आंखें शहर पर ही टिकी हुई हैं, मिस्टर अनंत ने कहा। स्वपन नगरी एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी। मिस्टर अनंत सबको मंत्री पीडी का सच बता देना चाहते थे। वो चाहते थे कि आखिर सबको उनकी घिनौनी असलियत का पता चले। ये युद्ध सिर्फ उनकी लालच की वजह से ही हो रहा था। एक मैजिशियन होने के तौर पर मिस्टर अनंत का मानना था कि डीमन बीस्ट को सेफ जोन में आने से रोकना हर मैजिशियन का कर्तव्य था, भले ही उसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैजिशियंस को किसी एक इंसान की गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़े। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।